काले कपड़े पहने ये आदमी ही 33 जानवर कबीले के पीछे का मास्टरमाइंड था। इसी ने 33 जानवर टेक्निक की शुरुआत 2 वॉल्यूम फिरौती के तौर पर अपने साथियों को छुड़ाने के लिए की थी। उसने 3 लोगों को आजाद कराने के साथ साथ बाकी लोगों के अंदर से उनकी असली कुंडलिनी सोख ली थी। हालांकि इसका असर उसके लिए अच्छा नहीं हुआ था। उसे लगातार उल्टियां, चक्कर आना, दिमागी शक्ति पर अनियंत्रण जैसी समस्याएं आने लगी थीं। कभी कभी प्रैक्टिस के दौरान उसे मति भ्रम भी होने लगा था। इसके अलावा उसे काफी नींद आने लगी थी। वो दिन में 10 घंटे से भी ज्यादा सोने लगा था। पिछले कुछ दिनों से उसे प्रेगनेंसी के सपने भी आने लगे थे। आदमी होने के बावजूद ऐसा सपना आने से वो काफी घबरा चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि ये सब जहर का असर था। जहर के कारण उसके शरीर की हालत खराब होती जा रही थी। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कमजोर पड़ने लगा था। भले ही वो तीसरे लेवल के चरम पर था, लेकिन जहर के कारण उसकी ताकत इतनी बची थी जैसे वो हाल ही में तीसरे लेवल पर आया हो। अभी उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि राज को पकड़कर उसके बदले एंटीडोट का सौदा करे। लगता है ये लड़का जिस 33 जानवर टेक्निक की प्रैक्टिस करता है उसमें कोई खामी नहीं है। मैं इसकी ताकत सोख नहीं पा रहा। ऐसे में मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके ही इसे पकड़ना होगा। इसके बाद ही मुझे एंटीडोट मिल सकता है। काले कपड़े पहने उस आदमी ने सोचा। इतनी देर में राज उसके पास पहुंच चुका था और उसने तड़ित हस्त का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन ये सब बस राज की चाल थी। असल में वो तलवार तिलिस्म का हमला करने वाला था। राज का तलवार तिलिस्म 4थे लेवल का था। अगर ये हमला उस आदमी पर सीधा होता तो वो बुरी तरह से घायल हो सकता था। उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत अपने पैरों में डाली। वो सांप की तरह लहराता हुआ राज के पीछे पहुंच गया। राज का तड़ित हस्त बर्बाद हो चुका था, लेकिन राज इस बात से घबराया नहीं। इसके अलावा उसने तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल भी नहीं किया। राज बगल में लुढ़क गया। उसने तुरंत लंबी चाल टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद पर हमला होने से बचा लिया था। लड़के, तुम में काबिलियत तो है, लेकिन तुम भाग नहीं पाओगे, काले कपड़े वाले आदमी ने कहा। और मैं भागना भी क्यों जाऊंगा? राज ने हंसकर पूछा। अभी राज बख्तर पहने हुए था। उसके हाथ में सहस्त्र भेदी तलवार थी। उसके पास कई सारे तिलिस्म थे, जिसके मतलब वो पूरी तरह से तैयार था। भले ही राज को इस बात पर पूरा यकीन नहीं था कि वो तीसरे लेवल के जादूगर को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन वो कम से कम जिंदा बच सकता था। 20 कवच तिलिस्म और बख्तर के साथ ये आदमी राज का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। साथ ही साथ शाकाल इच्छाधारी घोड़े को भी बखूबी संभाल रहा था। इसके साथ कालनेमी राक्षसों को राक्षस भक्षकों ने संभाला हुआ था। इसलिए राज को बस इस एक आदमी से ही निपटना था, वो भी बस कुछ देर के लिए। जैसे ही शाकाल काले घोड़े से निपटकर फ्री होगा, वो इस आदमी से भी निपट सकता था। इसके अलावा ज्योत्सना भी राज के बालों में छिपी हुई थी, जो कि 4थे लेवल की राक्षस जादूगर थी। ऐसे में राज के भागने की कोई वजह ही नहीं पैदा होती थी। मैं भी तो देखूं तुम अपनी बकवास पर कब तक टिक सकते हो, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा और एक बंदिश टेक्निक एक्टिवेट कर दी। मैं इस लड़के को किसी भी हाल में भागने नहीं दे सकता। मुझे जल्द से जल्द इसे पकड़ना ही होगा। जहर अपना असर तेजी से दिखा रहा है। अब मुझे नींद भरने लगी है, उस शख्स ने सोचा और तुरंत वायु बंधन टेक्निक का इस्तेमाल किया। तीसरे लेवल और उसके ऊपर के जादूगर बहुत सारी जादुई टेक्निक जानते थे। जैसे ही उसने टेक्निक एक्टिवेट की, पीले तिलिस्मी कागज से हरी रोशनी निकलने लगी। उसने कागज राज की तरफ उछाल दिया। हवा से बनी एक हरी जंजीर राज की तरफ बढ़ने लगी। राज ने अपनी तलवार से उस जंजीर पर हमला किया, लेकिन जंजीर हवा के साथ अपना रास्ता बदलते हुए राज के शरीर पर चिपक गई और उसे बांध दिया। वो शख्स तुरंत ही अपना हथौड़ा लेकर राज के पास पहुंच गया, लेकिन इतने में ही राज का बख्तर फूला और उसने जंजीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस लड़के के पास बहुत सारे जादुई खजाने हैं, काले कपड़े पहने आदमी ने दांत पीसकर कहा। वो तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। उसने खुद को छुपा लिया था। ये खुद को छुपा भी सकता है। इस लड़ाई को कहीं और ले जाना होगा। हम अभी क्रूज पर हैं और तीसरे लेवल के जादूगर की ताकत काफी विध्वंसक हो सकती है, राज ने मन में बड़बड़ाया। तभी उसकी नजर राक्षस भक्षकों के सुनहरे स्थान पर पड़ी। राज तुरंत मौके का फायदा उठाकर उस स्थान में खुद को पहुंचाने की कोशिश करने लगा। भले ही वो इसमें पहुंच नहीं पाता, क्योंकि इसे राक्षस भक्षकों ने बनाया था, लेकिन वो
समुद्र में तो कूद ही सकता था, और समुद्र ज्योत्सना का इलाका था। राज जैसे ही सुनहरे स्थान तक पहुंचा, वो उससे टकरा गया। खैर, राज को यही उम्मीद थी कि इसके अंदर सिर्फ राक्षस भक्षक ही घुस सकते थे। ठीक है, तो अब लड़ाई समुद्र में होगी। राज ने तुरंत ही समुद्र में छलांग लगा दी। राज जहां खड़ा था वहां तुरंत एक चाकू आकर लगा। काले कपड़े पहने शख्स फिर से दिखने लगा था। उसके एक हाथ में चाकू और दूसरे में छोटा हथौड़ा था। वो राज को ढूंढ रहा था। काफी खतरनाक हमला था। राज समुद्र में गायब हो चुका था। तुम्हें लगता है कि तुम पानी की मदद से भाग सकते हो? काले कपड़े पहने आदमी ने कहा और फिर से खुद को छुपा लिया। ज्योत्सना, क्या आप अपनी चाल चल सकती हैं? राज ने पूछा। बस थोड़ी गहराई में और चलो, ज्योत्सना ने हंसकर कहा। ठीक है, हम इसे एक बार में पकड़ेंगे, राज ने मुस्कुराकर कहा। राज ने तुरंत अपना फोन निकाला और वसीम के नंबर पर पहुंचा। वसीम को अभी भी इस काले कपड़े पहने शख्स की जरूरत थी। वो 33 जानवर टेक्निक का पूरा वर्जन चाहता था। इसलिए राज ने मन बनाया था कि इसे पकड़ने के बाद वो वसीम को फोन लगाकर ये खबर बताएगा और उन्हीं से इसे रोक कर रखने का तरीका पूछेगा। इस सब से आखिर में भला तो राज का ही होने वाला था। संभल कर, वो बाईं ओर से आ रहा है। ये आदमी वाकई तेज है, ज्योत्सना ने कहा। राज तुरंत अपनी जगह से हटा और अपनी तलवार से बाईं ओर हमला कर दिया। हर हमले के साथ उस शख्स की छुपाने की टेक्निक खत्म हो जाती थी, इसलिए वो एक बार फिर दिखने लगा था। पहले मैं बस तुम्हें पकड़ने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने वाला हूँ। फिर देखूंगा तुम कैसे भागोगे। उस शख्स ने बिना मुंह खोले सीधा राज के दिमाग में ये बात भेजी। उसने तुरंत ही अपना हथौड़ा राज की तरफ फेंका। अगले ही पल उसने अपने चारों तरफ जंगली सुअर का भ्रम बनाया और राज की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अब राज दोनों तरफ से हमलों से घिरा था। इतने में ही ज्योत्सना ने अपनी चाल चली और दोनों हमलों को रोक लिया। इतना ही नहीं, ये हमला सीधा उस शख्स की तरफ भी बढ़ा। नींद की वजह से वो अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहा। उसके शरीर से खून निकलने लगा। ज्योत्सना, उसे मारना मत, मुझे वो जिंदा चाहिए, राज ने तुरंत ज्योत्सना को मैसेज करके कहा। ठीक है, ज्योत्सना ने जवाब दिया। ज्योत्सना ने अपना हमला रोक दिया। अब तक वो शख्स खून से लथपथ हो चुका था। अब उसे आंखें खोलकर रखने में भी दिक्कत होने लगी थी। थोड़ी ही देर में वो अचेतन हो गया। क्या ये मर गया? राज ने मैसेज करके पूछा। नहीं, वो मरा नहीं है, वो बस बेहोश हुआ है। ये आदमी थोड़ा कमजोर लग रहा है। राज, चलो इसे पकड़कर शिप पर ले चलते हैं, ज्योत्सना ने कहा। राज तुरंत तैर कर गया और उसे अपने कंधे पर बिठाकर समुद्र के ऊपर ले आया। क्रूज अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली थी। उसमें बैठे लोगों को इस भयानक लड़ाई की अब तक कोई खबर भी नहीं लगी थी। राज उस शख्स को अपने कंधे पर बिठाकर शिप के ऊपर चढ़ने लगा। शाकाल अभी तक फ्री नहीं हुआ था। राक्षस भक्षक और कालैमी राक्षसों में अभी भी लड़ाई जारी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले मैं ही फ्री हो जाऊंगा, राज ने मुस्कुराकर कहा। इतने में ही शिप का कप्तान, जो कि तिलिस्मक ने शिप पर रखा था, वहां टॉवल लेकर आया। ये भी दूसरे लेवल का जादूगर था। राज, तुम्हारी काबिलियत तो कमाल की है। मेरा नाम जसवंत है, मैं इस शिप का कप्तान हूँ। मुझे लगा कि तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा, लेकिन तुमने तो अकेले ही सब संभाल लिया, जसवंत ने कहा। मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। कप्तान, मुझे ये बताओ कि क्या इस शिप पर ताकतवर सा कमरा है? मुझे इस शख्स को कैद करना है, राज ने कहा। हाँ बिल्कुल, मेरे पीछे आओ, जसवंत ने कहा। राज उस शख्स को लेकर कप्तान के पीछे चला गया। काले कपड़े पहने आदमी की नींद जल्दी खुल गई। हालांकि ये नींद पूरी होने की वजह से नहीं, बल्कि दर्द की वजह से हुआ था। राज ने अब उसे कमरे में बंद किया और उसके बाद ही उसकी नींद खुल चुकी थी। वो किसी चावल की बोरी की तरह बंधा हुआ हवा में घूम रहा था। 2 लोगों ने उसके घावों पर पट्टी कर दी थी। अभी वो बस हाफ चड्ढा पहने था। उसके कपड़े और बाकी चीजें एक तरफ रखे हुए थे। उसके पास एक सुनहरी चैन भी थी, जिसके हर हिस्से में एक एक जानवर उकेरा गया था। ऐसे कुल 33 हिस्से थे। ये तो 33 जानवरों की तस्वीरें हैं, राज ने कहा। अगर उस शख्स को जहर ना दिया गया होता तो राज किसी भी कीमत पर उसे इस तरह से बांधकर नहीं रख सकता था, लेकिन फिलहाल वो इस हालत में बने रहने के लिए मजबूर था। राज ने इसके बाद अपना फोन निकाला और वसीम को फोन किया। वो वसीम से इसे रोक कर रखने का तरीका पूछना चाहता था। हेलो साथी, मुझे फोन करने का शुक्रिया, लेकिन अभी मैं पुराने खंडरों की सैर पर निकला हूँ। अगर कुछ जरूरी है तो मैसेज के लिए 1 दबाएं।
अगर आप एक बहरूपिये का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको बात ही करनी है तो 3 दबाएं। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फोन काट सकते हैं। राज को तुरंत ही एक आवाज फोन के दूसरी तरफ से रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनाई दी। क्या मैंने कस्टमर केयर का फोन लगा दिया? राज ने मनी मन सोचा और फिर 3 दबाने का मन बनाया। हालांकि वो खंडहर की सैर के दौरान वसीम को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी उंगली अपने आप ही नंबर 2 पर गई। क्या राज वसीम से 33 जानवर टेक्निक का रहस्य सीख पाएगा? क्या राज की इस जंग में वाकई जीत हो गई थी? क्या राज के बचे हुए दुश्मन भी राज से हार जाएंगे? राज ने जैसे ही नंबर 2 दबाया, राज के फोन से एक रोशनी निकल पड़ी। थोड़ी देर हवा में ठहरने के बाद वो रोशनी वसीम के 3D होलोग्राम में बदल गई। अरे राज, तुम? हेलो, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? वसीम ने प्रोजेक्शन से पूछा। सीनियर, मैंने वो 33 जानवर कबीले के लीडर को पकड़ लिया है, राज ने कहा। अरे वो तो तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया और मुझे लगा कि वो शल्य के पास जाएगा। वसीम ने हंसकर कहा, वो मुझे किडनैप करके सीनियर शल्य से एंटीडोट लेना चाहता था। क्या इसे जहर दिया गया है? राज ने पूछा। नहीं, मैं अपने आलस के कारण जहर देने जैसी चीज नहीं करता। मैंने बस उसके साथियों की असली कुंडलिनी में छेड़छाड़ करके उसमें कई सारी जादुई टेक्निक छुपा दी थी। जैसे ही उसने अपने साथियों की असली कुंडलिनी सोखी होगी तो सभी जादुई टेक्निक उसके अंदर भी चली गई होंगी। वसीम ने कहा। सीनियर, मैं इससे कैसे निपटूं? राज ने पूछा। रुको जरा, सोचने दो। उससे कहो कि वो पूरी 33 जानवर टेक्निक और बची हुई टेक्निक दे दे तो मैं सारी जादुई टेक्निक हटा दूंगा। और मुझे नकली टेक्निक देने की कोशिश भी मत करना, मैं आसानी से असली और नकली में अंतर समझ सकता हूँ, वसीम ने कहा। सबसे पहले मेरे अंदर से सारी जादुई टेक्निक निकालो और उसके बाद मैं सब कुछ दे दूंगा, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। यह नहीं हो सकता, वसीम ने कहा। क्यों, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। यार, मैं तो वहां मौजूद भी नहीं हूँ, ये एक वीडियो कॉल की तरह ही है। तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? चुपचाप पूरी टेक्निक मेरे हवाले कर दो और मैं वापस आकर सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं अपनी बात से नहीं मुकरता, वसीम ने कहा। काले कपड़े पहने आदमी ने आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचा। वो इतना बेवकूफ नहीं था कि ऐसी बातों में आ जाए। अगर वो अपनी सारी टेक्निक दे देता तो उसके पास मोल भाव करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ऐसे में वो हरगिज अपनी टेक्निक नहीं देना चाहता था। हाँ, अगर तुम लेन देन नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वसीम ने कहा। इसका क्या मतलब है? क्या इसे अब 33 जानवर टेक्निक नहीं चाहिए और ये अब सीधा मुझे मारना चाहता है? काले कपड़े पहने आदमी ने सोचा। राज, इस आदमी पर नजर रखो, जब मैं प्राचीन खंडहरों से लौट कर आऊंगा तो मैं इससे 33 जानवर टेक्निक निकाल लूंगा, वसीम ने कहा। ठीक है सीनियर, राज ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं, वसीम के प्रोजेक्शन ने कहा और वो गायब हो गया। काले कपड़े वाले आदमी ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी वो कपड़े नहीं पहने था, लेकिन उसकी पहचान उन्हीं कपड़ों से थी। उसे अब यकीन हो गया था कि सामने वाले उसे मारना नहीं चाहते थे। उसके घावों पर पट्टी बांधने के बाद दोनों लोग वहां से चले गए। राज उस आदमी को घूरता रहा, वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। ये देखकर उस आदमी को काफी अजीब लग रहा था। उसे राज के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। काफी देर सोचने के बाद राज ने सिर हिलाया। उसने अपना मन बना लिया था। इसके बाद उसने एक कप लिया और अपनी तलवार निकाल ली। फिर उसने अपनी कलाई काट ली। राज ने अपना खून उस कप में भर लिया। राज, तुम क्या कर रहे हो? ज्योत्सना ने उलझन में पड़कर पूछा। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, राज ने अपनी तलवार एक तरफ रखकर कहा। उसका घाव तुरंत भर गया था, जबकि कप आधा खून से भर चुका था। राज कप लेकर उस आदमी के पास गया। ज्योत्सना, क्या आप जरा मेरी मदद कर सकती हैं? मैं इस आदमी को अपना खून पिलाना चाहता हूँ, राज ने कहा। हाँ, लेकिन तुम इसे अपना खून क्यों पिला रहे हो? ज्योत्सना ने कहा और जमीन पर उतर गई। इसके बाद उसने अपना आकार बढ़ा लिया। उसने अपने एक पंजे से आदमी का मुंह खोला और दूसरे से उसकी नाक बंद कर दी। लो, पिलाओ, ज्योत्सना ने कहा। उस आदमी ने छटपटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ज्योत्सना के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। राज ने पूरा खून उस आदमी के मुंह में डाल दिया। खून आदमी के अंदर जा चुका था और उसके शरीर में फैलने लगा था। इसके बाद ज्योत्सना उस आदमी को देखने लगी। अब क्या करें? अब क्या? लगता है मुझे सोने जाना चाहिए।
राज ने कहा, क्या? ज्योत्सना ने हैरान होकर कहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे कोई सपना जरूर आएगा। राज ने कहा। राज का प्लान बिल्कुल सिंपल था। वो बस ये देखना चाहता था कि उसके सपनों को वो दूसरों की जिंदगी से जोड़ सकता है या नहीं। जब आखिरी बार उसने अपना खून चाहत के जादुई पेस्ट में मिलाया था तो उसे रात भर चाहत का सपना आया था। अब जब उसने उस आदमी को अपना खून पिलाया था तो उन दोनों के बीच भी कनेक्शन बैठना चाहिए था। इसकी मदद से वो 33 जानवर टेक्निक के सुराग जुटा सकता था। हालांकि राज को अंदाजा नहीं था कि उसका प्लान कामयाब होने वाला था या नहीं। उसे अपने सपनों के स्किल पर काम करने का तरीका नहीं मालूम था, लेकिन किसी दूसरे का सपना लाने के लिए उसे उससे जुड़ना जरूरी था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक, ज्योत्सना ने पल के झपका कर कहा। इसके बाद उसने अपना आकार छोटा किया और राज के बालों में चली गई। शुक्रिया, राज ने हंसकर कहा। फिर वो खिड़की पर गया और बाहर झांकने लगा। राक्षस भक्षकों का सुनहरा स्थान अभी भी बरकरार था। शाकाल भी अभी तक वापस लौटकर नहीं आया था। मुझे थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। जैसे ही ये दोनों मामले निपटेंगे मैं तब सोने जाऊंगा, राज ने मन में बड़बड़ाकर कहा। करीब 2 मिनट बाद सुनहरा स्थान खुल गया। उनके अंदर से घायल और खून से नहाए 20 राक्षस भक्षक बाहर निकले, जबकि सभी कालनेमी राक्षस मर चुके थे। राक्षस भक्षक राक्षसों के मामले में बहुत तजुर्बेदार थे। अगर हम उनके शानदार टीम वर्क की बात करें तो उनकी ताकत और भी बढ़ जाती थी। हालांकि कालनेमी राक्षसों की ताकत भी किसी हद तक कम नहीं थी, लेकिन उनमें टीम वर्क की थोड़ी कमी थी। लीडर भक्षक अपने हाथ में धारदार हथियार लिए कालनेमी लीडर के पेट में घुसा रहा था। उसका मरना अभी बाकी था। बेवकूफ, जिसके भी हाथों पर कालनेमी राक्षसों का खून लगता है वो कालनेमी कौम का दुश्मन बन जाता है। तब भागने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे, लीडर कालनेमी ने कहा। मैंने यही सुनने की उम्मीद की थी। हम सभी राक्षस भक्षक तुम्हारा बदला लेने का इंतजार करेंगे, चाहे तुम लोग कितने भी क्यों ना आ जाओ। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर है कि तुम में से कोई नहीं आएगा। लीडर भक्षक ने कहा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राक्षस भक्षकों ने पूरा मैदान साफ कर दिया था और वो कालनेमी राक्षसों से खजाना जुटा रहे थे। इतने में ही शाकाल और काला घोड़ा नीचे आए। शाकाल उसे लगातार मुक्के मार रहा था। दोनों सीधा समुद्र में गिरे। घोड़े को देखकर सभी राक्षस भक्षकों की आंखें चमक उठी। वो भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। काला घोड़ा और शाकाल दोनों राक्षस कैटेगरी से आते थे। क्या ये लोग सीनियर शाकाल को मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे? राज ने मनी मन सोचा। शाकाल काले घोड़े को धरती पर फेंक चुका था, जिसके बाद पूरे 20 राक्षस भक्षकों ने उस पर धावा बोल दिया। घोड़ा अपनी मौत की गुहार लगा रहा था। हालांकि राक्षस भक्षकों ने शाकाल पर हमला नहीं किया। लग रहा था जैसे वो शाकाल का राक्षस होना भी नहीं समझ पाए थे। क्या सीनियर शाकाल ने अपनी शक्ति इतनी बारीकी से छुपाई है कि ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाए? राज ने मनी मन सोचा। सीनियर, हमारी गुस्ताखी के लिए हमें माफ करना, लीडर भक्षक ने कहा। सीनियर, अब जब यह पापी ढेर हो चुका है तो हम चलते हैं, दूसरे भक्षक ने कहा। शाकाल ने जवाब में बस सिर हिला दिया। सभी राक्षस भक्षक जाने के लिए तैयार हो गए। 2-3 कदम चलने के बाद वो सभी पीछे मुड़े और शाकाल की तरफ तिलिस्म उछाल दिए। उन्होंने फिर से सुनहरा स्थान बना दिया था और वो सभी शाकाल पर टूट पड़े थे। वो पहले से ही अपनी तैयारी से आए थे। लीडर भक्षक के पास बंधन चैन थी, जिससे 5वें लेवल के जादूगरों को रोका जा सकता था। करीब 1 मिनट में ही सुनहरा स्थान तबाह हो गया। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लग रहा था कि इस बंधन चैन से तुम मुझे रोक पाओगे? क्या तुमने मुझे कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा समझा था? शाकाल ने कहा। सभी राक्षस बेहोश पड़े थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राज लंबी चाल टेक्निक का इस्तेमाल करके शाकाल के पास आ गया। सीनियर, हम इन राक्षस भक्षकों का क्या करें? राज ने पूछा। एक छोटी नाव लाओ और उसमें इन्हें पटक दो। इन्हें अपने रास्ते जाने दो। ये लोग वाकई नाक में दम कर देते हैं, शाकाल ने हाथ हिलाकर कहा। ठीक है, फिर मैं कप्तान से एक छोटी नाव ले लेता हूँ, राज ने कहा और कप्तान से संपर्क किया। थोड़ी ही देर में वहां 5 नाविक आए।
ये सभी पहले लेवल के जादूगर थे। उनकी मदद से राज ने सभी राक्षस भक्षकों को छोटी नाव में डाल दिया। राज ने उनकी तलाशी लेकर करीब 200 आत्मा पत्थर दूसरे लेवल के, 15 आत्मा पत्थर पहले लेवल के और बाहरी चोटों के लिए इस्तेमाल होने वाले जादुई पेस्ट की 20 बोतल हासिल की। उनकी बंधन चैन पहले ही शाकाल ने रख ली थी। राज को कालनेमी राक्षसों से भी 2 आत्मीय जानवर क्रिस्टल मिले, जिनमें से एक वेल क्रिस्टल था और दूसरा शाक क्रिस्टल। इसके बाद राज ने राक्षस भक्षकों को पानी में बहा दिया। सीनियर, राक्षस भक्षकों के पास से ये सामान मिला है। मैं ये 2 आत्मीय जानवर क्रिस्टल आपसे खरीदना चाहता हूँ। राज ने कहा, आत्मीय जानवर क्रिस्टल? मुझे इस सब का इस्तेमाल नहीं है, तुम इन्हें रख सकते हो और बाकी चीजें भी तुम ही रख लो, शाकाल ने कहा। ठीक है सीनियर, शुक्रिया, राज ने मुस्कुराकर कहा। ऐसे लेट कर ढोंग करना बंद करो। ये लोग बस दूसरे लेवल के जादूगर थे। इनके हमलों से तुम्हें कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ होगा, शाकाल ने इच्छाधारी घोड़े से कहा। काले घोड़े ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने लगा। इसके बाद वो वापस खड़ा हो गया। वो दोबारा से कार्रवाई करने की तैयारी में था। क्या ये फिर से लड़ने वाला है? शाकाल ने कहा। काला घोड़ा हवा में उछला और घुटने टेक कर जमीन को गले लगाने की तरह नीचे आया। राज को यह तरीका जाना पहचाना लगा। ये हार मानने के 500 तरीकों जैसी कोई चीज थी। हे महान जादूगर, इस नादान को माफ कर दो। मैं तो बस ठिठोली कर रहा था। मैं हार मानता हूँ, काले घोड़े ने कहा। क्या वाकई इच्छाधारी घोड़ा कोई नई चाल नहीं चल रहा था? क्या राज उस आदमी से 33 जानवर टेक्निक का रहस्य जान पाएगा?